वाले वो है केस 1, ही वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन व्हेन बॉडी मूव्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, व्हेन बॉडी मूव्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक, ये वाला केस डिस्कस करते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम सपोज करते हैं, क्या सपोज करें बताओ, कि हमारे पास एक बॉडी है जो क्या कर रही है, मूव कर रही है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और यूनिफॉर्मली, मतलब उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन नहीं हो रही है इसमें। तो ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्रा कर दिया, ठीक, और ये कर दी मैंने एक बॉडी ड्रा। इस बॉडी का मास कंसिडर कर देते हैं, कितना m है। तो क्या क्या कंसिडर किया, जो कंसिडर किया उसको लिखेंगे। क्या लिखा हम लोगों ने, लेट अस कंसिडर, क्या कंसिडर किया भाई बताओ, देयर इज अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक, तो लिखेंगे इसको, लेट अस कंसिडर देयर इज अ बॉडी ऑफ मास m, कहां रखा इसको, या मूव कर रही है ये, है ना, मूव कर रही है, सीधा देखो, ऑफ मास m मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब मूव कर रही है बट एक्सेलरेट नहीं कर रही है ना। इसका मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक, तो अगर बॉडी यहां पे है, फिर से करना पड़ेगा इसको ड्रा, तो अगर मूव कर रही है और विदाउट एक्सेलरेशन मूव कर रही है, तो थोड़ी देर के बाद बॉडी कहीं डिस्टेंस कवर कर दिया होगा बॉडी ने, है ना। तो मान लो थोड़ी देर के बाद जो बॉडी है, आफ्टर टाइम t, इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया और अब बॉडी पहुंच गई यहां पर। ठीक, और मान लो जो डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस हमारा s है। ठीक है जी, और कितने टाइम में कवर किया इसने, t टाइम पे बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, s इसने डिस्टेंस कवर कर दिया। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया। तो क्योंकि अब एक नई चीज मैंने यहां पे लिख दी, क्या लिख दिया, s, व्हाट इज s, इट इज अ डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन टाइम t, तो लिख देंगे उसको वहां पे, लेट s बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम t। ठीक है, ठीक है, चलो मान लो कि यार s डिस्टेंस कवर किया और कितना टाइम लगा उसको s डिस्टेंस कवर करने में, टाइम t लग गया। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया। अब ये देखते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो इस पे एक्ट कर रही हैं, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कौन कौन सी फोर्सेस थी अलोंग विद द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है। जब बॉडी मूव करती है, एक बॉडी जब दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर मूव करती है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो आती है। तो हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस इस प्रोसेस में इस बॉडी पे लग रही थी। ठीक है, तो कौन कौन सी लग रही होंगी, देखो सबसे पहली बात, वेट mg, जाहिर सी बात है वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। अब इसको बैलेंस करने के लिए कौन होता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये देखो ये आ गया इसका नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन भी कैसे लगता है, वर्टिकली अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, व्हाट इज इट इज नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, उसके बाद क्योंकि बॉडी आगे की तरफ जा रही है, इसका मतलब तुम तो कोई ना कोई फोर्स लगा रही होगे, बिना फोर्स के थोड़ी बॉडी मूव करने वाली है। तो एक फोर्स लग रही है आगे की तरफ, ठीक, मतलब इस तरफ, मान लो ये अप्लाइड फोर्स है, इसको P बोल देते हैं। और फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लग रही होगी, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब यहां इस तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है। अब कौन सी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, तीन टाइप्स पढ़ी हम लोगों ने, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। तो अब क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, मूव करते टाइम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एफ के भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, कई बार नहीं भी लिखा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, लेकिन हम वहां पे बोल देंगे। ठीक है, तो इट इज समथिंग लाइक काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, समझ आ गया, ये डायग्राम समझ आ गया क्या बनाया मैंने, उसी को वहां लिखेंगे। और बस समझो ये समझ आ गया तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगने वाला है आगे। तो क्या क्या किया मैंने, नाउ द फॉलोइंग फोर्सेस विल एक्ट ऑन द बॉडी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं इस चीज को। ठीक है, फॉलोइंग फोर्सेस विल एक्ट, बताओ कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी ऑन बॉडी। ठीक है, कौन कौन सी, पहली कौन सी की इसने एक्ट, मान लो वेट mg लिख दूं, वेट
mg एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट, वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करेगा। उसके बाद और क्या एक्ट कर रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्योंकि आगे जाके जब इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं तब इस बात की बड़ी अहमियत हो जाती है ना, इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो नॉर्मल रिएक्शन आर एक्ट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, है ना, वर्टिकली अपवर्ड लिख सकते हैं, लिख दो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है जी, जिस प्लेन पे इसको रखा गया है। उसके बाद बताओ और क्या एक्ट कर रहा है, P बी द अप्लाइड फोर्स, P हमने क्या अप्लाई की है, फोर्स अप्लाई की है, उसका नाम P रखा हुआ है, P बी द अप्लाइड फोर्स, सही है। उसके बाद बताओ और कुछ बच गया, बच गया है इसका यार F ही रखते हैं इसका नाम, ठीक है, लिखने में थोड़ा सा आंसर रहेगा। तो चलो F इज द, लिख देंगे यहाँ पे F इज द काइनेटिक फ्रिक्शन, लिख देते हैं F इज द काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, मूव करती बॉडी पे तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही एक्ट करेगी, ठीक है। और F यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग गई, जो जो चीज मैंने यहाँ पे डायग्राम में ड्रा की वो सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, है ना। ये लिखा हम लोगों ने कि भाई साहब क्या ड्रा किया था, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, उस पे एक बॉडी है जो मूव कर रही है विदाउट एक्सेलरेशन, वही लिखा हम लोगों ने। उसके बाद क्या किया कि अगर मूव कर रही है तो भाई साहब इसने कुछ टाइम टी में कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो लिख दिया कि चलो मान लेते हैं कि इसने टाइम टी में एस डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, एस डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद कौन कौन सी फोर्सेस है इस पूरे प्रोसेस के टाइम पे, कौन कौन सी फोर्सेस है जो इस बॉडी पे कांस्टेंटली लग रही थी, कौन कौन सी फोर्सेस है, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल एक्शन वर्टिकली अपवर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन, दिस इज द अप्लाइड फोर्स, दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सही है, समझ आया यहां तक, क्लियर है। अच्छा अब ये सारी फोर्सेस लग रही हैं और हमने एक चीज और कंसीडर किया कि यार ये बॉडी मूव कर रही है लेकिन एक्सेलरेट नहीं कर रही, एक्सेलरेट करने के लिए और ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब अगर एक्सेलरेट नहीं कर रही है और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इसका मतलब F शुड बी इक्वल टू P, इसका मतलब F किसके बराबर होना चाहिए, P के बराबर होना चाहिए। तभी तो अगर F में थोड़ा और इंक्रीज करूंगा तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी। अगर देखो अगर P क्योंकि वहां पे अप्लाइड फोर्स को P बोल रहा हूं ना, तो इसलिए P बोलते हैं इसको, P को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। और अगर सपोज करो F अगर ज्यादा होता तो बॉडी चलती ही नहीं, देखो ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हुई तो बॉडी रुक गई, अगर P ज्यादा हुआ तो बॉडी एक्सेलरेट कर गई। तो मैं कह रहा हूं भाई साहब ऐसा मोशन है जहां पर बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही बट मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब F इक्वल टू P। देखो ना, समझ आई मेरी बात, F तो P के बराबर होना चाहिए कि नहीं होगा भाई, इनमें से कोई एक चीज तुम इंक्रीज करके देख लो, P को इंक्रीज करो तो बॉडी एक्सेलरेट कर गई, फिर हमारी कंडीशन वायलेट होती है। F इंक्रीज कर दो तो बॉडी चलेगी नहीं, फ्रिक्शन ज्यादा हो गई अगर अप्लाइड फोर्स है तो बॉडी चलेगी नहीं, फिर तो बात ही नहीं बनी हमारी। तो इसका मतलब इफ दिस मोशन इज लाइक दिस, if the body is moving without an acceleration then F should be equal to P, ठीक। तो यहां पर हम लिख सकते हैं as the body is moving without acceleration, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, therefore F should be equal to P। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई साहब, बताओ, होना चाहिए ना। अब बताओ F is equal to P, नो हमें नहीं पता अप्लाइड फोर्स कितनी लगाई हुई है, लेकिन हमें F का पता चल सकता है, कैसे, as we know भाई साहब F किसके बराबर होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, याद है, F इज इक्वल टू म्यू आर, पढ़ा था ना काइनेटिक फ्रिक्शन के लॉज में, F इज इक्वल टू म्यू आर, कि जो फ्रिक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू F इज इक्वल टू म्यू आर, पढ़ा था, बोलो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना। अब बताओ R किसके बराबर है, हियर व्हाट इज R, mg, इट इज mg, R तो mg के बराबर है। तो अगर इसकी वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या होगा, F की वैल्यू क्या मिलेगी, म्यू mg मिलेगी कि नहीं मिलेगी भाई साहब, मिलेगी ना, मिलेगी ना। अब बताओ अगर F म्यू g के बराबर है, देयरफॉर यार अगर F और P तो बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट P किसके बराबर हो गया, व्हाट इज P, इट इज म्यू mg। भाई P को मोमेंटम मत समझ लेना, P इज द अप्लाइड फोर्स, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्सेस की बात हो रही है ना, अप्लाइड फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो इसीलिए दोनों को F से नहीं बोला मैंने, एक को P से बोल दिया है। कई बुक्स में ना इस P की जगह स्मॉल f भी लिखा होता है, बट वो फिर भी कंफ्यूजन ही रहती है ना, बोलने में तो वही है, तो इसलिए इसको P से लिखा हुआ है। तो P इज अप्लाइड फोर्स, नाउ वी कैन से दैट अप्लाइड फोर्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी, बिकॉज F इज इक्वल टू P।
अप्लाइड फोर्स मिल गई मुझे, किसके बराबर आई, म्यू एम जी आ गई। अब हमने, हमारा टास्क क्या था, हमारा टास्क था वर्क डन फाइंड करना, हमारा काम क्या था, वर्क डन फाइंड करना, उसी का सारा झमेला था ये। तो फिर वर्क डन का फार्मूला क्या होता है बताओ, व्हाट इज वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस, व्हाट इज फोर्स, अप्लाइड फोर्स क्या है, पी, फोर्स कौन सी, अप्लाइड फोर्स की बात करनी है ना, जिस डायरेक्शन तुम धक्का दे रहे हो, इनटू डिस्टेंस, वर्क डन बताओ, व्हाट इज पी, पी की वैल्यू निकल गई, म्यू एम जी, व्हाट इज एस, एस इज द डिस्टेंस, वो तो सेम ही रखा है हमने, ऐसी नोट किया है ना इसको। तो ये देखो वर्क डन की वैल्यू क्या आई, म्यू एम जी इंटू एस, बस फाइन, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो ये वर्क डन वो वर्क डन है जो लगेगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट व्हेन द बॉडी इज मूविंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन विदाउट एक्सेलरेशन। समझ आया, सारी कहानी इस डायग्राम की है, जिसको ये डायग्राम समझ आ गई वो इसको भी लिख ही लेगा अपने हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा काम है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको लगाना है और आपका फाइनली आपका आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये है वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। और केस 1 ये था जब हम एक ब्लॉक को जिसका मास m है अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करेंगे तो कितना वर्क डन आएगा।